स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा, मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल। और जो तीन मुद्दे हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मुद्दा नंबर 1, आखिर छात्र आंदोलन से क्यों डर गई बीजेपी गठबंधन सरकार? पुलिस की बर्बरता ने पार की तमाम हदें। मुद्दा नंबर 2, जिसकी हम चर्चा करेंगे, मनमोहन की मृत्यु पर भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच। बॉलीवुड तो श्रद्धांजलि देने से डरा। और मणिपुर के मुख्यमंत्री की सॉरी, मगर क्या यह काफी है? प्रधानमंत्री अब तक खामोश क्यों हैं? मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे छात्र आंदोलन के साथ, जो कि बिहार में हो रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को मुलतवी करने को लेकर वहां पर हमने देखा पुलिस ने किस बेरहमी से छात्रों की पिटाई की। जो पुलिस वाले पिटाई कर रहे थे वो खुद बीपीएससी के जरिए जो है पुलिस में गए होंगे, मगर किस बेरहमी से पिटाई की गई। नीतीश अब तक खामोश हैं, एक शब्द नहीं कहा। और ये छात्र बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। आखिर सत्याग्रह से क्यों डरती है बीजेपी और नीतीश कुमार, जो खुद छात्र आंदोलन की पैदाइश हैं? क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाषा? अभी सार एक बात साफ है कि नीतीश कुमार जो जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, आज सबसे बड़े दुश्मन के तौर पे देखे जा रहे हैं छात्र आंदोलन के। और इसके पीछे जो बर्बरता हुई है उसमें निश्चित तौर पर बीजेपी की एक अहम भूमिका है। ये सारा का सारा खेल इसलिए है ताकि आंदोलन को क्रिमिनलाइज करके बिहार में चुनाव होने हैं और वहां पर एक दूसरे ढंग का माहौल बनाया जाए। लेकिन उल्टी गिनती छात्र ही शुरू करेंगे बिहार से नीतीश बाबू की। अभी सार क्या है इस पे आपका पंच? सत्याग्रह को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एलर्जी अपवाद नहीं है। शांतिपूर्ण आंदोलन को लेकर हम जानते हैं किसान आंदोलन में क्या हुआ, हमने शाहीन बाग आंदोलन में देखा। इन आंदोलनों को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रचार तंत्र किसी भी हद तक चला गया। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। आप जेपी आंदोलन से निकले हैं, छात्र आंदोलन से निकले हैं, मगर आप इस तरह से बर्बरता कर रहे हैं। तमाम हदों को आपने पार कर दिया है। मुकुल, क्या इस मुद्दे का पंच? हाँ, मेरा भी कहना है विशाल कि सरकारें इसलिए ही बेरहमी कर रही हैं क्योंकि वे जानती हैं कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब तक चुनाव में फर्क ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नीट आंदोलन देख लीजिए, नेट का देख लीजिए या बीपीएससी का देख लीजिए, इसलिए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं कि ये सब भूल जाएंगे। भाषा, हमने वो तस्वीरें देखी थी, खौफनाक तस्वीरें, पुलिस किस बेरहमी से मार रही है। हम ये देख रहे हैं कि छात्र के कपड़े उतार दिए गए और ये बेरहमी जारी थी। वाटर कैनन से आप ठिठुरती ठंड में, कड़ाके की ठंड में आप इस तरह से हमला कर रहे हैं। यानी कि सिस्टम के अंदर इस कदर, जिसे कहते हैं ना, सामंती सोच है कि भाई तुम्हारी औकात, तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम आंदोलन करो। और वो नफरत दिखाई दे रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा, जो सामंती सोच वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम चर्चा विचार इस मुद्दे पर है कि यहाँ पे लड़कियां बैठी हुई हैं। और मैंने तो उन लड़कियों से बात की जो वहां पर पिछले 15-16 दिन से धरने पे गर्दनी बाग में बैठी हैं। और आप देखिए कि कुछ चैनल्स में, जो लोकल चैनल्स हैं, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से लड़कियों को उठाकर जो लड़कों की भरी हुई वैन है उसमें डाल दिया जाता है। और वो लड़कियां चीख रही हैं कि महिला पुलिस कहाँ है, पुलिस हमें कैसे घसीट कर ले जा रही है। तो ये जो सारे दृश्य हैं ये बड़े रोंगटे खड़े करने वाले हैं। और खास तौर से इसलिए क्योंकि उनको पता है, नीतीश कुमार से ज्यादा किसी को पता नहीं है कि बीपीएससी कितने लोग देते हैं। इस बार 4 लाख बच्चों ने दिया, कई 80,000 करीब कहे कि वो हम लोग भर नहीं पाए। अब लेकिन देखिए 10,000 लोग, अभी जो बंद हुआ है, जो चक्का जाम हुआ 31 तारीख को, 19 जिलों में चक्का जाम हुआ है। इसका मतलब बाकी स्टूडेंट्स को भी लग रहा है कि आज की तारीख में अगर हम नहीं आए तो इनको भी हक नहीं मिलेगा। नहीं, भाषा, एक मिनट भाषा, एक और चीज ना, आप कह रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स, वो बहुत सही मुद्दा पकड़ा आपने। हर विद्यार्थी, चाहे वो क्या कहते हैं अग्निवीर के खिलाफ उतरे, चाहे वो पेपर लीक को लेके उतरे, नीट को लेके उतरे, इस सरकार का मौजूदा निजाम का रवैया है एक किस्म का इवेसिवनेस। इनकार करो, बात ही ना ठुकराओ, बात मत करो। दूसरी बात कि हम और आप बात कर रहे हैं, बिहार में लोग जानते हैं सोनू कुमार ने सुसाइड किया। सोनू कुमार कौन है? कहीं चर्चा है?
नेशनल मीडिया में तो लोगों को पता भी नहीं होगा कि एक अभ्यर्थी ने, एक कैंडिडेट ने जिसने एग्जाम दिया, जो कैमरे पे जाके रो रहा है और कह रहा है कि मैं बहुत मुश्किल स्थितियों में एग्जाम दे रहा हूं और अगर इसे री एग्जाम नहीं किया तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, वो इसी आंदोलन के दौरान सुसाइड कर लेता है। और तब भी नीतीश कुमार जबान, मतलब मोदी जी से सीख रहे हैं वो, बिल्कुल, जैसे मोदी जी मणिपुर एक पे मौन शब्द है, नहीं कहा। और मुकुल, विडंबना देखिए, ये जो सारे नेता हैं, नीतीश के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता जो है ना, वो आपातकाल की दुहाई देते हैं, जेपी आंदोलन की दुहाई देते हैं। ये सब छात्र आंदोलन से निकले हैं और सबसे ज्यादा बर्बरता भी इन्हीं के दौरान हो रही है। नहीं, मैंने जैसे कहा कि दरअसल चुनाव से डरती है बस सरकारें, नेता चुनाव से ही डरते हैं। उन्हें ये पता चल गया है दरअसल कि इन आंदोलनों से ये तो आंदोलन हम इसलिए करते हैं कि हम ये साबित कर सकें कि हम जिंदा हैं और हम प्रतिरोध करेंगे, लेकिन ये एक इतिहास है। आपने देखा नोटबंदी में लाइनों में लोग मर गए, कोविड में लाठियां पड़ी, ऑक्सीजन के लाले पड़ गए, किसान आंदोलन हुआ, ये नीट हुआ, नेट हुआ। इनसे उन्हें लग रहा है कि चुनाव में फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब तक अगर ये सब गोलबंदी एक तरफ, अब दरअसल ये क्या होगा, अगर मान लीजिए री एग्जाम घोषित हो जाए, ये लड़के चुप और अपना एग्जाम दे लिए। जब तक ये सारे लिंकअप नहीं होंगे आंदोलन और एक बड़ा जन आंदोलन नहीं होगा, तो इस सरकार को, किसी भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भाषा, असली बात पता है क्या है? मैं मुकुल की बात से सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि बिहार में जिस तरह से आंदोलन फैला है और एक पॉलिटिकल कंपल्शन हुआ है, यहाँ पर भाकपा माले और पूरे लेफ्ट की जो विधायक, सांसद, कांग्रेस के सांसद, आरजेडी, सारे के सारे लोग इन छात्रों के पक्ष में उतरे हैं। चक्का जाम छात्रों ने नहीं किया है, तमाम लोगों ने। और कल 3 तारीख को बड़े पैमाने पर इस पे इंडिया ब्लॉक उतर रहा है, उसके जो छात्र संगठन है उतर रहे हैं। बिहार में परिस्थिति डिफरेंट है। यहाँ जो लेफ्ट और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसने अपनी जमीन बनाई है और आज की तारीख में छात्र वहां एक नहीं, मगर कहीं ऐसा तो नहीं होगा, नहीं एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं होगा भाषा कि चुनाव आते आते ये जो तमाम छात्र इस वक्त मैदान में हैं, हिंदू खतरे में आ जाएगा और वो वोट उसी हिसाब से अभी तक तो बिहार में हिंदू खतरे की कोशिश गिरिराज बहुत कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, लेकिन फिलहाल बिहार की धरती में अभी तक, हम खाली अभी तक कह सकते हैं, इनका नफरती अभियान नहीं चला है। बीजेपी आज की तारीख तक कभी इंडिपेंडेंटली सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई, हर बार फिर बीजेपी नहीं सफल हो पाई। और बिहार में लेफ्ट का भी अपना योगदान है, लेकिन वो कुछ ही खित्तों में है, कुछ ही हिस्सों में है। दरअसल बिहार में ही सबसे ज्यादा सामंतीवादी सोच भी आप अब देखते हैं, पिछड़ापन भी देखते हैं, जातिवाद भी देखते हैं। वहां अब भी नीतीश बने हुए हैं ना लगातार 15 सालों से। तो इसे चुनौती नहीं मिल रही, आंदोलन होते रहते हैं, निपटते रहते हैं, इसलिए सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे समझना चाहता हूं यहां पर मुकुल, तेजस्वी यादव की भूमिका पर, इस पे आप दोनों से राय मैं चाहूंगा। आपने देखा तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मैं चाहता तो मैं गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकता था। एक वो सरकारी चाटुकार वहां घूम रहा है जो बता रहा है कि भाई मैं कंबल तुम्हें दे रहा हूं, मेरा एहसान मानो, मगर पोल खुल गई। नीतीश तेजस्वी यादव मैदान में नहीं उतर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, उसे वैसे चलने दीजिए। क्या ये उनकी रणनीति से आप गैर राजनीतिक कुछ नहीं होता। ये सवाल चाहे वो परीक्षा का है, परीक्षा कहां से जुड़ रही है, रोजगार से जुड़ रही है। ये रोजगार का सवाल गैर राजनीतिक सवाल नहीं हो सकता, पर सब लोग अपनी सुविधाएं देख के करते हैं। उन्होंने खूब मेहनत की, चुनाव में देखा कि नहीं आई सरकार, तो तेजस्वी की राजनीति पर भी तमाम सवाल हैं, जिस तरह का उनका पूरा एटीट्यूड है। लेकिन अभी आप देखेंगे, अभी मीडिया में मैं देख रहा था कि लालू और तेजस्वी की वो चल रही है कि उन दोनों में मतभेद हैं, कोई बयान में मतभेद है, नीतीश को ऑफर है, ये सब राजनीति चल रही है। लेकिन दरअसल जो रोजगार का सवाल है वो केंद्र में नहीं आ रहा। लेकिन भाषा, तेजस्वी यादव उनका किरदार, देखिए तेजस्वी का किरदार इस आंदोलन में, तमाम पहले जितने विपक्ष है वहां पर जिनसे मेरी बात हुई है, सबका ये कहना है कि छात्र चाहते हैं कि वो डिस्टेंस पे रहें, उनके समर्थन में लोग आए, लेकिन लीडरशिप छात्रों के पास रहे, जो बहुत वैलिड है। जैसे शाहीन बाग हुआ, किसान आंदोलन हुआ। आप देखिए 2019 के बाद से भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा चेंज आया है। जो मेजर आंदोलन हुए हैं सरकार के खिलाफ, वह नॉन पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा हुए हैं, पॉलिटिकल हैं। ऐसे ही गर्दनी बाग का जो आंदोलन है, और ये सारे छात्र जो है बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स समझ रहे हैं। लोग रोज इनके पास जा रहे हैं, चाहे वो भाकपा माले के विधायक और सांसद हो, कांग्रेस के सांसद हो, आरजेडी के विधायक और सांसद हो, वे सब जा रहे हैं। लेकिन यहां पर जो छात्रों की मांग है कि हमें लीड करने दीजिए,
वो एक वैलिड है। और कल जो 3 तारीख क्या है, इसीलिए राहुल नहीं गए आपको लगता है? हालांकि वो तो खबर है शायद विदेश चले गए। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायक तो वहां पर पहुंचे हैं। हाँ, हाँ। कौन विदेश जा रहा है नहीं जा रहा है उसके लिए अमित मालवीय काफी हैं उनकी पल पल की खबर लेने के लिए। लेकिन फिलहाल यह एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें इंडिया ब्लॉक के जितने पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग आरजेडी, इंक्लूडिंग तेजस्वी, आप याद कीजिए तेजस्वी का ही वीडियो सबसे पहले आया था छात्रों के समर्थन में, किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के तुलना में। और उन्होंने सीधे सीधे कहा था, क्योंकि वहां पर जो मारे भी गए, जिन्होंने सुसाइड किया, जिसको इंस्टीट्यूशनल हत्या कह रहे हैं, सोनू कुमार, वह यादव समाज से हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए जो एक्सपोज हो रही है पार्टी और पॉलिटिक्स, जो आप चर्चा कर रहे हैं, मैं खुल के कह रही हूँ प्रशांत किशोर, उन्हें छात्रों ने बेनकाब किया कि वो पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं और लाठियां भी उन्हीं की वजह से उनकी मैं अलग से चर्चा करूंगा। मैं समझना चाहता हूं कि अब एक तरह से अब शुरू हो गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, अक्टूबर नवंबर में बिहार के चुनाव हो जाएंगे। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिरी हुई है, यहां पर उनकी गठबंधन की सरकार घिरी हुई है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में यहां एक तरह से पूरी जहरीली राजनीति होगी मुद्दे को भटकाने के लिए? ये तो तय है कि पूरी जहरीली राजनीति होगी, जैसे दिल्ली में भी शुरू हो गई है बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पर, बिल्कुल वही तय है। इन्हें सबको ये टैक्टिस, ये करतब पता चल गया है दरअसल, इसलिए डरते नहीं है। जैसे भाषा कह रही गैर राजनीतिक का चलन तो बहुत हो रहा है, लेकिन एक राजनीतिक चेतना जब तक नहीं होगी, आपने देखा पहलवानों का पहला आंदोलन गैर राजनीतिक, किसी को नहीं चढ़ने देंगे, फिर क्या हुआ, अंततः घसीटे गए तब कि राजनीतिक होगा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? आप देख लीजिए हरियाणा में कोई फर्क उसका दिखाई दिया? बिल्कुल। सबसे ज्यादा हरियाणा की बेटियां थी। तो इसलिए इन्हें जो लगता है कि इतने शाहीन बाग हुआ, उन्होंने सीए लागू करा, सब हो गया, कुछ नहीं कर पाए ना। किसान हुआ, सीए लागू नहीं हुआ, नहीं, सीए लागू नहीं हुआ, सीए लागू हो चुका, उसके नियम बन चुके हैं। नहीं, अभी लागू नहीं हुआ, शाहीन बाग लागू नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ सीए। सीए के तहत ही बहुत लोगों को अभी नागरिकता मिल चुकी है। नहीं, अरे आप सीए लागू हो चुका है, सीए नहीं, वो जो चेंज हुआ है उसकी वजह जो से सीए के नियम उन्होंने अधिसूचित किए 2024 में, उसके तहत नागरिकता देना शुरू हो चुका है। तो सीए उस तरह से आपको वो नहीं दिख रहा मुद्दा, लेकिन सीए का अपना उन्होंने इंप्लीमेंट शुरू कर दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, मैं प्रशांत किशोर के किरदार की आपसे बात करना चाहता हूं। मुझे याद आता है, आपको याद होगा किसान आंदोलन में 26 जनवरी 2021 जी, और किसान जो हैं वो कूच कर रहा था, मगर फिर वो अचानक एक रहस्यमय किरदार आता है, किसानों को वो लाल किला लेकर जाता है। ये वही शख्स है जिसकी तस्वीर सनी देओल से लेके अमित शाह से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर अब फिर वही हम देख रहे हैं, एक प्रशांत किशोर आते हैं, उनकी मौजूदगी, और जब छात्र उन्हें घेरते हैं तो उनकी सामंती सोच सामने उभर कर आती है। मतलब ये वो शख्स हैं जो राजनीति बदलने आए हैं मगर एहसान जतला रहे हैं कंभल को लेकर। तो मैं इनके किरदार के बारे में समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, इनका किरदार तो छात्रों ने एक्सपोज कर दिया अभिसार, और मुझे लगता है छात्रों को हमें थैंक यू भी कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वे पल पल की, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बिहार की धरती थोड़ी अलग है। यूपी जैसी सामंती और यूपी जैसी कम्युनल नहीं है बिहार की धरती अभी भी। यहाँ पर एक किरदार जो प्रशांत किशोर है, जिनके बहकावे में, या यूं आज छात्र कह रहे हैं कि उनके बहकावे में आए या उनके कॉल में इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे गांधी मैदान, क्योंकि उन्हें निश्चित तौर पे लग रहा था कि एक मसीहा आया, हो सकता है डील हो जाए, हो सकता है इसके पास पावर है। लेकिन मिनटों में अभिसार, 3 घंटे में देखिए, जिस आदमी के कॉल पर इतनी बड़ी तादाद में छात्र आए थे, 3 घंटे में तमाम छात्र उस आदमी को दोषी बता रहे थे कि इसकी वजह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर इतना बड़ा लाठीचार्ज, और वो भाग भी गए हो गया, वो भाग भी गए थे। उस तरह के वीडियो सामने उभर कर बहुत साफ है। और कम से कम बिहार के जिन इलाकों में मैं जाती हूँ, वहां पर बीजेपी जो अपनी जमीन अभी तक नहीं बना पाई है, आरएसएस जो जमीन नहीं बना पाई है, प्रशांत किशोर जिस तरह से अपर कास्ट मोबिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उस तरह से उनकी जन स्वराज पार्टी को देखा जाए। मैं ये भी जोड़ दूं इसमें कि छात्र दरअसल बार बार चला जा रहा है। ये सब रील वाला मामला हो गया है कि रील वाले ये सब उनके प्रवक्ता बन गए हैं। आपने देखा कि चाहे नीट में हुआ, चाहे उसमें, वो चाह रहे हैं कि उनके जो गुरुजी हैं, बड़े बड़े कोचिंग जो चल रहे हैं, वो लोग आगे आए, वो नहीं आते हैं। ऐसी ये हैं। तो ये इस आगे भी आते हैं, शर्तों पर आते हैं, शर्तों पे आते हैं, गायब हो जाते हैं, आलोचना करने से डरते हैं। तो ये सब जो चल रहा है, तो ये इसलिए कोई सरकार इससे डर नहीं रही है। और अब हम रुक करेंगे अपने दूसरे मुद्दे का। पूर्व प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। वो शख्स जो कि एक लिबरल भारत के जनक बताए जाते हैं, आर्थिक उदारीकरण की नींव जो है उन्होंने ही रखी थी। मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद भारतीय जनता पार्टी की सोच सामने उभर कर आई। उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट में हुआ। उनके स्मारक को लेकर बाकायदा मिन्नतें करनी पड़ी, मगर सबसे शॉकिंग चीज जो सामने उभर कर आई वो है कि बॉलीवुड में चाहे शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, सलमान खान, आमिर खान, किसी ने भी उनके प्रति श्रद्धांजलि नहीं दी। हां, उसके अगले दिन शाहरुख खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पर टिप्पणी कर रहे थे। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे मुकुल। हाँ अभिसार, मेरा मानना है कि मेरे लिए कोई भावुकता का प्रश्न नहीं है, निगमबोध घाट से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ एक सा व्यवहार हो, और जहां तक बॉलीवुड की बात है मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए, मेरा मानना साफ है अभिसार कि इस समय मोदी सरकार ने नीचे कितना गिर सकते हैं, कितने अपने नियम या प्रेस्टीज को नीचे गिरा सकते हैं, इसकी सीमा ही छोड़ दी है। ठीक उसी तरह से लुढ़कते जा रहे हैं जैसे रुपया लुढ़कता जा रहा है। और मनमोहन सिंह में निगमबोध घाट में होना, वहां पर उनके परिजनों का मोदी जी द्वारा सम्मान ना किया जाना, कुर्सी तक से खड़ा ना होना, और साफ बात है कि मनमोहन सिंह से उनको जो मिर्ची लगती है वह भी क्लियर हो गया। लास्ट राइट में भी जहां पे एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है, उस प्रोटोकॉल को भी ठीक से फॉलो ना करके बताया कि वह बदले की सरकार चला रहे हैं। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि शाहरुख खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पर टिप्पणी कर सकते हैं, मगर एक शब्द मनमोहन सिंह के बारे में श्रद्धांजलि के तौर पर नहीं दे सकते। शाहरुख को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब वो एक्टर थे मनमोहन के कार्यकाल में, तो उन्हें सिर्फ एक एक्टर के तौर पर देखा जाता था। अब उनकी मजहबी पहचान पर हमला किया जाता है, उनके बेटे को एक झूठे ड्रग्स केस में फंसाया जाता है। अरे कुछ और नहीं तो दिलजीत दोसांझ से सीख लेते। वो दिलजीत जिसने अपने कॉन्सर्ट में मनमोहन सिंह को लेकर श्रद्धांजलि भी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। तो भाषा, वाकई दिलजीत से ही भाई आप सीख लेते। आप में इन लोगों का मॉरल कंपास इतना बिगड़ चुका है, ऐसे कायर हो चुके हैं, और वही इनकी क्रिएटिविटी पर रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि जो डरी हुई जिसे कहते हैं ना कौम होती है, वो कहां कुछ रचनात्मक करेगी। तो जो लोग डरे हुए हैं, जो श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते, उनका यही हश्र होना है। और देखिए, एक बात यह भी साफ हो गई है कि किस तरह से पूरी की पूरी सारे ये बॉलीवुड के लोग एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, और इनकी रोल मॉडल कंगना रनौत हैं। सबको लग रहा है कि हाय कंगना रनौत, हम ना हुए, तुमने इतनी चाटुकारिता की, तुम पहुंच गई, सांसद बन गई। तो आज की तारीख में बॉलीवुड से कोई उम्मीद होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने तो श्याम बेनेगल अभी गुजरे, तब भी देखा कि तमाम लोग कहां पर थे, कैसे बात कर रहे थे। डर इतना हो गया है कि ये एक्टर नहीं रह गए हैं, सिर्फ एक मुखौटे के तौर पे काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनसे अब देश की जनता को उम्मीद भी नहीं, इसीलिए इनकी फिल्में और फैन फॉलोइंग भी कम हो रही है। इसे भुनाने के लिए दिलजीत आगे आ गए हैं। मुकुल, मैं कहता हूं मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये तमाम एक्टर्स की रीढ़ होती थी। ये लोग पेट्रोल के घटते दामों पर टिप्पणियां करते थे, देश में जो चल रहा है उस पर टिप्पणी करते थे। अब पूरी तरह से खामोश हैं। तो जिस मनमोहन के कार्यकाल में तुम्हें एक रीढ़ मिली हुई थी, जहां तुम खुल के रचनात्मक फिल्में बना सकते थे, कम से कम एक शब्द तो कह देते। नहीं तो देखिए, बॉलीवुड का तो यही हाल है, और रीढ़ के मामला नहीं है, बस उसमें ये डर नहीं था मनमोहन सरकार में कि भाई आपको देशद्रोही, एंटी नेशनल इस तरह से कहा जाएगा, बस यही था। वैसे मनमोहन सरकार में भी कम दमन नहीं हुआ है, तमाम दमन हुआ है। जहां तक दिलजीत से आप कह रहे हैं कि सबक ले, वैसे मुझे लगता है कि दिलजीत से भी सबक लेने की जरूरत नहीं है। वो दोनों पाले में खेल रहे हैं। वो एक तरफ कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, और फिर जाके वो मोदी जी से मिलते हैं। वो उनका पीआर इस तरह से, वो बड़ा बैलेंसिंग चल रहे हैं। तो और जो एक वो उन्हें एक तरफ प्रोग्रेसिव खेमा जो एकदम से उठा रहा था कि ये तो बड़े हीरो हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं, उन्हें भी दिख गया। तो ये अंततः वही होगा जैसे सलमान खान से मुलाकात, जैसे सलमान खान पतंग नहीं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, उसमें मुलाकात। हाँ, प्रधानमंत्री जैसे नहीं है ना, जैसे मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे ना, वो कांग्रेस ही थे, जैसे जिस तरह का व्यवहार उनसे किया गया। इसलिए मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं है, भाजपाई है, संघी है। इसलिए वो चाहे सलमान खान पतंग उड़ा लें या शाहरुख खान टिप्पणी कर दें उनकी मन की बात पे, दिलजीत वो कर दें, ये सारा
सब कुछ ये बैलेंसिंग एक्ट करते रहते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो रवैया रहा है, मतलब मेमोरियल स्थापित करने को लेकर भी आपको लिखना पड़ा, बोलना पड़ा। जी। अब निगमबोध घाट पे अंतिम संस्कार हो या ना हो, इस पर भी मैं काफी हद तक मुकुल से इत्तेफाक रखता हूं कि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो कहीं ना कहीं आपकी छोटी सोच दिखा रही है। और मनमोहन सिंह को लेकर आपकी जो एलर्जी है वो हमने देखा है। रेनकोट पहनने वाले जो शब्दावली है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उन पर हमला करती थी जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो अब भी दिखाई दे रही है उनकी मृत्यु के बाद। देखिए, मेरा एक मानना है कि अगर आपने अटल बिहारी वाजपेयी का निधन होने के बाद एक अलग जगह उन्हें दी, तब निश्चित तौर पर यह सवाल मोदी सरकार से पूछा जाना चाहिए कि इनको निगमबोध घाट में क्यों जलाया गया। देखिए, ये एक प्रोटोकॉल है। सवाल हमें और आपकी एलर्जी का नहीं है। सवाल है कि आप पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ क्या व्यवहार करेंगे अगर दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। तो अगर यह नियम मनमोहन सिंह ले आए थे कि यहाँ ये होगा, तो फिर अटल के लिए आपने कैसे किया? अटल की मृत्यु के बाद तो यही हुआ ना। हम सब ने देखा कि किस तरह से वो समारोह हुआ था। और दूसरी बड़ी बात अभिसार, कि जो एक पर्सनल मोमेंट्स हैं उस पर जिस तरह से हरदीप पुरी एक घिनौना आरोप लगा रहे थे कि फूल चुनने कांग्रेसी नेता नहीं गए, और लगातार एक व्यवहार हो रहा है कि सोनिया और राहुल गांधी ने मनमोहन का अपमान किया। तो ये जो एक क्षुद्रता है, आप किस समय कर रहे हैं? उस समय कर रहे हैं जिस समय उस आदमी की मौत हुई है। और मनमोहन सिंह को तो जिस तरह से निशाने पर लिया गया, मेमोरियल की बात जो है उस पर जिस तरह से पूरी खबरें आप देखिए कि प्लान्ड अगले दिन इसी पर थी कि क्या हो रहा है, क्यों होना। एक प्रोटोकॉल एक देश में है, भारत एक बनाना रिपब्लिक थोड़ो है, एक प्रोटोकॉल है। जो आपने अटल जी के साथ किया वही आप मनमोहन सिंह के साथ करते। ये जो भेदभाव है, सवाल इस पर है। अच्छा, एक सवाल मैं आप दोनों से उनकी विरासत के बारे में पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे शुरू करूं यहाँ मुकुल, की देखिए, मनमोहन सिंह उस वक्त वित्त मंत्री थे जब राम रथ यात्रा शुरू हुई थी। देश एक सांप्रदायिक आग की तरफ ढकेला गया। उसके बाद 1991 से लेकर 93 तक करीब 2500 मौतें हुई, दंगे, उसके बाद मुंबई ब्लास्ट, इन सब को मिलाकर देश का माहौल, फिर बाबरी भी ढाया गया उसी दौरान। इस माहौल में नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जैसा वित्त मंत्री जिन्हें पूरी छूट दी गई नरसिम्हा राव द्वारा। अब कल्पना कीजिए इस दौरान एक ऐसा प्रधानमंत्री होता जो ये कहता, भाई आपकी एक भैंस घुसपैठियों को दे दी जाएगी, आपका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों के लिए। मगर उन्होंने अपनी छाप बनाई, और वही हमने 2008 में भी देखा जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, मगर भारत पर उसका असर बिल्कुल नहीं पड़ा। इसीलिए मनमोहन की विरासत बहुत अहम हो जाती है। नहीं, मनमोहन की विरासत तो है, पर देखिए उसमें इफ नो बट भी हैं, बहुत सी आलोचनाएं भी हैं, उनकी आर्थिक नीतियों को भी लेकर आलोचनाएं। हाँ, उनके सादगीपूर्ण व्यवहार, उनके रवैये को लेकर जरूर उनकी तारीफ होती है। लेकिन जैसे भाषा और आपने भी कहा, मैं जरा सा यहाँ जोड़ दूं, उनकी निगमबोध पर अंत्येष्टि होना या स्मारक बन जाए, मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या उन्हें भारत रत्न मिल जाए, जिस तरह की बातें हो रही हैं। मेरा चिंता जो है कि जो मनमोहन सिंह की लोक कल्याणकारी नीतियां थी, जिस भी वजह से, चाहे वो सोनिया गांधी की वजह से हो, चाहे वो वाम समर्थन की वजह से हो, चाहे वो मनरेगा थी, सूचना का अधिकार था, उन्हें लगातार कमजोर किया जा रहा है। अगर उन्हें मजबूती दी जाए तो मैं समझूंगा कि मनमोहन सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अच्छा, आप देखिए, मैं जो फर्क की बात कर रहा हूं ना, 2014 से पहले क्या होता था? 2014 से पहले, और जिसका अक्सर मैं जिक्र करता रहा हूं, हम लोग आगे देखते थे। भारत विज्ञान के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी दस्तक दे रहा था। अब आपको याद है वो एक वीडियो वायरल हो रहा है ट्रंप समर्थक का, जिसमें वो कह रहा है कि हम भारतीयों को अंदर अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि ये गोमूत्र पीने वाले, गोबर खाने वाले लोग हैं। यानी कि देखिए सोच कैसे बदल गई 10 सालों में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मनमोहन सिंह, या ये कहा जाए गैर भाजपा जो राज था 1991 के बाद, बीच के 5 साल को छोड़ दिया जाए अटल जी के शासन को, तो वो फर्क दिखाई देता है यहां पर। देखिए, आज इसीलिए शायद मनमोहन सिंह को इतना लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय मनमोहन सिंह सत्ता से बाहर हुए, उस समय वो एक डिस्क्रेडिटेड प्रधानमंत्री के तौर पे बाहर हुए। हम सब ने देखा 10 साल के शासनकाल के बाद। आज 2 चीजों की वजह से मनमोहन सिंह की याद सबसे ज्यादा आ रही है कि कम से कम मीडिया को उन्होंने इस तरह से पालतू नहीं बनाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले प्रधानमंत्री थे, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे सीधे कहा था
कि अगर जब उनसे सवाल पूछा गया था एक मजबूत प्रधानमंत्री और उसके तौर पे, तो उन्होंने कहा था कि 2000 लोगों का कत्लेआम करने वाला व्यक्ति मजबूत नहीं हो जा सकता और यह एक डिजास्टर होगा। तो आप देखिए, यह एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक मीडिया से डायलॉग में जाते हैं, मीडिया से मतलब लोकतंत्र से आप एक डायलॉग में जाते हैं और ओपन डायलॉग होता है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम सबने अटेंड की हैं। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर आलोचना की जगह थी, यूएपीए वही लेकर आए जिसकी वजह से आज सबसे ज्यादा देश में नुकसान है। लेकिन उस समय भी आप एक डायलॉग कर सकते थे। जो हमने बिहार में बात की, बिहार जैसी स्थिति होती तो हम एक विरोध प्रदर्शन करते, आप एक डायलॉग करते और उनकी एक अकाउंटेबिलिटी थी। और साथ ही साथ जिसके लिए उनको सबसे ज्यादा बदनाम किया गया कि एक अलग से कोठरी है, वो कोठरी अलग से नहीं थी, वो सिविल सोसाइटी की कोठरी थी, जिसकी वजह से सूचना का अधिकार देश में मिला, खाद्य सुरक्षा मिली, तमाम मनरेगा जैसी चीजें और इसी के चलते मुकुल अन्ना आंदोलन खड़ा हो सका। अब वो उसके पीछे किरदार कौन थे वो तो अब दिख ही रहा है, वो एक अलग बात है, मगर कम से कम एक ऐसा बड़ा आंदोलन उस वक्त खड़ा हुआ था। कांग्रेस को उसका नुकसान भी हुआ। और आज की तारीख में आंदोलन करना यानी एंटी नेशनल करना, फिर आप विदेशी मोहरे बन जाते हैं, जॉर्ज सोरोस और न जाने क्या क्या। नहीं, ये तो है। अब आंदोलन तो देखिए, जैसे आपने भी कहा कि एक गाली बना दिया गया है, सत्याग्रह जैसे शब्द, शांति, आजादी, ये सब बिल्कुल डिस्क्रेडिटेड हो गए हैं। तो आज की तारीख में तो हम अन्ना आंदोलन या निर्भया आंदोलन जैसा आंदोलन सोच नहीं सकते। बिल्कुल, हमें बिल्कुल एंटी नेशनल पता चला, उमर खालिद जैसा ही हम जेल में पड़े हैं। तो ये सारी चीजें तो हुई हैं। पर एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा था कि मोदी जी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, तमाम नए नए रिकॉर्ड बनाए, इतना लंबा भाषण, लेकिन बस वो उनके साथ मुझे लगता है कि यही वो रह जाएगा कि वो मनमोहन का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो आखिरी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल, ये अभी तक मोदी के नाम नहीं आया। सही बात है। और अब हम रुक करेंगे अपने तीसरे अहम मुद्दे का। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने माफी मांग ली है, इतनी देर बाद, जब इतने लोग मर गए, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी खामोश हैं। समानांतर तौर पर हम क्या देख रहे हैं, नया साल शुरू हो रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने उड़ीसा में देखा, ट्राइबल महिलाओं को पेड़ से बांधकर उन्हें बेइज्जत किया जा रहा था। अभी साल के पहले ही दिन मुरादाबाद में एक बॉडी बिल्डर को मौत के घाट उतार दिया, उसकी मॉब लिंचिंग हो गई, गोकशी का आरोप। तो ये सब हो रहा है और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभिसार, एक बात साफ है कि लोकतंत्र में पाप सॉरी से नहीं धुलते हैं। यहां वीरेंद्र सिंह को कीमत चुकानी पड़ेगी और पड़नी चाहिए। 2023 से मणिपुर जल रहा है उनके नेतृत्व में और मोदी जी की चुप्पी के नेतृत्व में, लिहाजा सॉरी शब्द कोई मायने नहीं रखता, आज की तारीख में भी जल रहा है। और दूसरी वजह यह है कि जिस तरह का नफरती माहौल है वह भी इसलिए है क्योंकि तमाम नफरती लोगों को पॉलिटिकल पैट्रोनेज इन्हीं सॉरी वाली टीम से मिला हुआ है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि क्या यहां पर डबल इंजन की सरकार का लॉजिक कोई नहीं दिख रहा है? संदेश खाली होता है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक जघन्य बलात्कार और फिर हत्या होती है, उस पर हम प्रेसिडेंट्स रूल की बात करते हैं। वहां के जो राज्यपाल हैं वो लोग भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं, मगर जो हो रहा है मणिपुर में, क्या एक सॉरी से सब कुछ धुल जाएगा? कोई आज ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? कितनी बार ये कहा जा चुका है, मगर ये सब नहीं हो रहा है। क्या इस मुद्दे का पंच, बताएं मुकुल। मेरा मानना यह है कि ये सॉरी का समय नहीं है, ये इस्तीफे का समय है। और जहां तक मोदी जी की चुप्पी की बात है, वो शायद सॉरी कहेंगे जब मणिपुर के चुनाव आएंगे। सबसे बड़ी बात, सॉरी में भी इतनी देरी, इतने दिनों बाद इतने जघन्य केसेस हो गए, मामले हो गए, अब जाकर सॉरी बोल रहे हैं। और वो सॉरी भी बहुत ही अजीबोगरीब है कि आप सब भूल जाइए जो हो गया है। अरे भाई, कैसे भूल जाएं भाई? नहीं, और क्यों भूल जाएं? हाँ। सवाल है कि जिस समय वो सॉरी कह रहे हैं, 2 दिन पहले पत्रकारों पर हमला होता है वहां पर, आप सॉरी कह रहे हैं और आप यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की तारीख में भी वीरेंद्र सिंह की सरकार अभिसार मणिपुर में एक ही समाज के पक्ष में खड़ी हुई है, कुकी को लगातार निशाने पे ले रही है। जो पूरा का पूरा क्रिसमस और नए साल का सेलिब्रेशन है वो किस तरह से मना मणिपुर में, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? गवाह कौन देगा? वहां से 2 जो सांसद हैं वो सदन में खड़े होकर शीत सत्र में भी रो रहे थे
मैंने उनसे मुलाकात की और आप देखिए कि जिस तरह की हृदय विदारक घटनाओं का वो ब्यौरा दे रहे थे, वो तो रोंगटे खड़ा कर रहा था। कहते हैं कि भारत का हिस्सा ही नहीं लग रहा मणिपुर, किसी को चिंता नहीं है, यहाँ पर बस मिलिटेंट ग्रुप्स के हवाले मणिपुर को जलने सुलगने के लिए छोड़ दिया गया है। कहीं भी और होता तो तुरंत ही वहां पर हस्तक्षेप होता। आज की तारीख में तो लॉलेसनेस है और आप बहुत प्रेम से आए, सॉरी कहा और हेडलाइंस देखिए कैसे आप बनाते हैं। ये सारा खेल हेडलाइंस बनाने का है कि आप साल के अंत में सबसे बड़े लीडर के तौर पे आ रहे हैं कि माफी और आप सब भूल जाइए, मैं वैसे के वैसा ही रहूंगा, मेरा प्रशासन वैसे रहेगा, मोदी जी का मौन व्रत वैसे रहेगा एंड ऑल इज वेल। और कटघरे में यहां कई चीजें हैं। सबसे बड़ी बात, भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी नारा डबल इंजन की सरकार, वो कटघरे में है। आप कई मुद्दों पर राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, जो घटना हो जाती है उस पर आप राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। यहां एक पूरा प्रकरण चल रहा है, एक किस्म का सिविल वॉर चल रहा है साहब, उस पर कोई इस्तीफा नहीं, अमित शाह की कोई जवाबदेही नहीं, जिस व्यक्ति की जवाबदेही यहां पर होनी चाहिए। नहीं तो ये तो आपराधिक है, बिल्कुल आपराधिक है। ये चुप्पी आपराधिक थी, ये सॉरी भी आपराधिक है। मैं इसके कहता हूं कि सॉरी का कोई मतलब नहीं, आपको जवाबदेही लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी कि मेरी वजह से या मेरी विफलता, मेरी नाकामी है। ये वीरेंद्र सिंह को भी लेना होगा और मोदी को भी। 3 मई 2023 से वो जल रहा है मणिपुर, आज हम 2 जनवरी 2025 में हैं, तो इतना समय हो गया। वाकई में मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें कहीं विपक्ष की सरकार होती तो अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। और एक चीज मैं और कहूंगी कि मणिपुर एक टेस्ट केस इसलिए भी है अभिसार, क्योंकि यहां पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जो खतरनाक खेल खेला है डिवाइड का, वह बता रहा है कि जब यह डिवाइड असली में जमीन पे हो जाता है तब नफरत को पैचअप नहीं किया जा सकता। खाई जैसे बढ़ाई गई है यहाँ मैतेई और बाकी समाज में, मेजॉरिटी मैतेई है, उसको आपने बता दिया कि वह खतरे में है। तो जिसी तरह से हिंदू खतरे में, उत्तर प्रदेश में जो पूरा टेस्ट केस चल रहा है संभल के बाद, वह बहुत खतरनाक है विशाल। अच्छा, हेट क्राइम्स की अगर हम बात करें, एक त्वरित टिप्पणी दोनों से चाहूंगा। मुकुल, सबसे पहले आपसे, आप देखिए बालासोर में जो हुआ कि एक ट्राइबल महिलाओं को बांध दिया गया, उन पर आरोप के धर्मांतरण करा रहे हैं। उड़ीसा में लगातार उफान आया ऐसी घटनाओं में, यानी कि एक बार वहां डबल इंजन की सरकार बन गई तो देखिए क्या हो रहा है डबल इंजन की सरकार के नाम पे। नहीं, ये तो हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो बहुत आपराधिक है ही। अब तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहने पर ही इतना बड़ा हो हल्ला हो जाता है। बीजेपी वाले माफी मंगवा लेते हैं लोगों से, राष्ट्रगान गाते हुए छात्र को पिटाई कर दी जाती है। तो मैं ये कहीं पर भी अगर हरा रंग है तो केसरिया पोता जा रहा है। इस तरह मुझे लग रहा है कि इन्हें ये पूरा लग रहा है कि ये 2025 जो संघ के 100 साल होने हैं, ये हिंदू राष्ट्र, यही हिंदू राष्ट्र होगा। इसका ट्रेलर तो हम देख ही रहे हैं बहुत समय से। मतलब अगर 100 साल हो रहे हैं तो गंदगी, कीचड़, बिल्कुल नफरत, जहर, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो हुआ, पहले दिन, साल के पहले दिन एक इंसान की गोकशी के आरोप में हत्या कर दी जाती है। अब सरकार बीजेपी की है भाई, कम से कम इंसाफ की तो उम्मीद करो। अगर आपको लग रहा है कि वो गोकशी करके निकला था तो आपको निजाम पर तो विश्वास होना चाहिए। देखिए, उनको निजाम पे 100% विश्वास है और इस तरह की जो घटनाएं हैं वह बिना सत्ता के, बिना योगी प्रशासन की मंजूरी के इम्पॉसिबल है। उनको पता है, और वो भी बॉडी बिल्डर जैसा आदमी। आप पीट पीट के मार दे रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं। तो अभिसार एक बात साफ है कि जो 100 साल हैं, 100 साल पहले जिस तरह से नफरत के बीज इन्होंने बोने शुरू किए थे, आज की तारीख में पूरे देश में इस तरह के नफरती कीड़े, जो जानलेवा कीड़े हैं, कोरोना से भी खतरनाक वायरस है, ये फैल रहा है। ये कीड़े नहीं, अब तो ये ऑक्टोपस हो गए हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुल और भाषा। इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।